नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेमेस्टर 5 जूलॉजी पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का। ऐसे विद्यार्थी जो आगरा विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस बार ओएमआर पाठ्यक्रम के आधार पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में सेम रिपीट होंगे। अब हम बात कर ले दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट आता है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, नई शिक्षा नीति के आधार पर तो सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है, लेकिन पैटर्न आपके अलग अलग हैं। कुछ विश्वविद्यालय अपना पेपर ऑब्जेक्टिव पर करवाती है, कुछ रिटर्न होता है। तो आपको बता दें, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, या आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, या आपका आगरा यूनिवर्सिटी है, या फिर आप पूर्णिया विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने माइनर देखिएगा, माइनर के सब्जेक्ट के रूप में अगर जूलॉजी को चूज किया है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में माइनर का जो पेपर होता है वो एमसीक्यू मोड होता है। जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आपका वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया। यहाँ पर और कुछ विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय का नाम लेना तो संभव है नहीं यहाँ पे, बाकी इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आप मानकर चलिएगा भाई, एमसीक्यू वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जैसा कि जूलॉजी में जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। और 2 घंटे का समय आपको दिया गया था ये प्रश्न पत्र हल करने के लिए। चलिए सीधा हम प्रश्न की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया पिनियल सटाइस एराइज फ्रॉम, यानी पिनियल सटाई से उत्पन्न होते हैं। तो पिनियल सटाई कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये नर गोलाकृम का कोलोआका से प्रसन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया था कि बॉडी कैविसिटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, एस्केरिस की देह गुहा को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे भाई, एस्केरिस की जो देह गुहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्यूडोकोल कहते हैं, यानी कि छद्म गुहा कहते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सही उत्तर आपका है। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्केरिस एग इज, यानी एस्केरिस के अंडे के विकास के लिए जो इष्टतम तापमान है वो कितना होना चाहिए। तो इष्टतम तापमान जो होना चाहिए दोस्तों वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में है, तो आपका हो जाएगा लगभग 120 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का बी आंसर। अगला देखेंगे भाई, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है मेल एंड फीमेल एस्केरिस रिस्पेक्टिवली हैव, यानी कि नर और मादा एस्केरिस में क्रमशः होते हैं। तो आपको बता दें, जो नर और मादा एस्केरिस होते हैं उनमें एक क्या होता है, 1 टेस्टिस होता है और 2 ओवरीज होता है, ठीक है। इसमें आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 1 वृषण और 2 अंडाशय इसमें होते हैं। चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देखिएगा पांचवा क्वेश्चन भाई। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल। पूछा गया आपसे भैया कि बाइसेक्सुअल एनिमल इनमें से कौन से हैं। तो इनमें से याद रखेंगे भैया, बाइसेक्सुअल एनिमल लीच होता है। लीच जो होता है, यानी कि जो जोक होती है वो बाइसेक्सुअल एनिमल होती है, ठीक है। यहाँ पर जानवर होती है उभयलिंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछा गया था कि जोक के चूसक कहाँ पर स्थित होते हैं, यानी सुकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। तो इसके जो लीच हैं दोस्तों, जोक के जो चूसक हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। तो याद रखेंगे कि शरीर के अगला छोर, ठीक है, शरीर के अगला छोर पर ये होते हैं, यानी कि आंसर नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर था। अगला देखिएगा सातवां क्वेश्चन है आपका कि एक चूसने वाला मुंह मौजूद होता है, एक चूसने वाला मुंह मौजूद होता है। तो खरगोश इसमें है नहीं, आपका ये आंसर अलग हो जाएगा। केचुआ भी नहीं होगा, एस्केरिस भी नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा हिरुडेनेरिया, ठीक है। हिरुडेनेरिया आपका करेक्ट उत्तर होगा। 7वें प्रश्न का डी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे भाई 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बोट्रिओइडल ऊतक पाया जाता है। बोट्रिओइडल टिश्यू इज फाउंड इन। तो ये टिश्यू पाया जाता है किसमें,
यहाँ पर हिरुडिनेरिया आपका करेक्ट उत्तर होगा, ये हिरुडिनेरिया में पाया जाता है। आंसर लगा दीजिएगा भाई, बी वाला इसमें करेक्ट उत्तर होगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है कि विच मॉस्किटो स्पीसीज इज नोन एज द ट्रांसमिटिंग डेंगू फीवर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मच्छर की कौन सी प्रजाति डेंगू फैलाने के काम में आती है। तो इसमें दोस्तों 2 प्रकार की प्रजातियाँ बहुत प्रमुख हैं। पहला आपका हो जाएगा एडीज एब्जिटी और दूसरा है एडीज एल्बोपिटस। तो इसमें 2 ऑप्शन सही होता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा डेंगू फैलाता है वो है एडीज एजिटिटी, ठीक है। यहाँ पर आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन ई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, और इसमें है कि मच्छर के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपा स्टेज इन मॉस्किटो लाइफ साइकिल। तो मॉस्किटो के लाइफ साइकिल में जो प्यूपा अवस्था है दोस्तों, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का, वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एडल्ट, यानी ऑप्शन वयस्क में परिवर्तन। ये आपका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही है? प्लीज़ सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाती है आपके कमेंट को देख करके कि क्या ये क्लास आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है, समझ में आ रही हो भाई, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए हालांकि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि हाउ डू एडल्ट मॉस्किटोज टाइपली फाइंड मेट्स, यानी वयस्क मच्छर आमतौर पर जो उनके साथी हैं उनको कैसे ढूंढते हैं। तो उनको ढूंढने का कार्य जो है इनका वो बाई साउंड, ठीक है, बाई साउंड, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर बाई साउंड, और दूसरा हो जाएगा बी, यानी कि फेरोमेन के माध्यम से और साउंड के माध्यम से इनको खोजते हैं अगले अपने साथी को। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि विच स्टेज ऑफ द मॉस्किटो लाइफ साइकिल इज द कंसिडर्ड दैट रस्टिंग स्टेज। तो रस्टिंग स्टेज में आपका हो जाएगा प्यूपा, यहाँ पर करेक्ट उत्तर है सी आंसर, यानी मच्छर के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था को विश्रामावस्था माना जाता है, तो उसको हम प्यूपा अवस्था कहते हैं। मच्छर के प्यूपा अवस्था को विश्रामावस्था मानते हैं, ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जिसमें पूछा गया कि हाउ लॉन्ग कैन द मॉस्किटो एक टाइपली सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि शुष्क स्थिति में जो मच्छर के अंडे हैं वो आमतौर पर कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। तो इनके अंडे जो है लगभग कुछ महीने तक, कई महीने तक जीवित रह सकते हैं। तो आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 13 का डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया दोस्तों कि झींगा के तंत्रिका तंत्र में कोशिकाओं के समूह शामिल होते हैं जिन्हें जाना जाता है। तो इनको दोस्तों किसके रूप में जानते हैं, इसको हम आपको बता दें गैलिगिला, माफ़ कीजिएगा, गैलीलिया के रूप में मानते हैं, यानी गैलिगिल्टा होना चाहिए। तो आंसर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, और 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मैनी प्रोडक्ट आफ्टर द कॉन्जुगेशन, यानी संयुग्मन के बाद कितने पैरामीशियम उत्पन्न होते हैं। तो जब भी इनका संयुग्मन कंप्लीट होता है तो पैरामीशियम की जो संख्या होती है वो 2 होते हैं, 2 उत्पन्न होते हैं। आंसर लगा दिएगा 5वें का आपका 15 नंबर क्वेश्चन का ए वाला आंसर यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एंक्रोरेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ पैरामीशियम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीशियम के प्रोत्साहन और बचाव में मदद करता है। तो पैरामीशियम के प्रोत्साहन और बचाव में जो मदद करता है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। पहला दिया गया है इसमें कि नेमोटेस्टिस, दूसरा दिया गया है कि संपुटित युग्मक ट्राइकोसिस्ट। तो इसमें आपका ट्राइकोसिस्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ट्राइकोसिस्ट आपका सही आंसर है 16 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें देखिएगा एमंग देम विच वन ऑफ द फिल्टर फीडर, इनमें से फिल्टर फीडर कौन सा है। फिल्टर फीडर आपको बताना है भैया। तो चलिए फिल्टर फीडर आपको याद रखना है जो आपका इसमें पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम क्या है, एक फिल्टर फीडर है। सो आंसर आपका 17 नंबर का ए वाला करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे जिसमें वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ कंट्रोल बाई, क्वेश्चन है कि वनस्पतिक कार्य
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पहला आपका आंसर दिया गया यहाँ पर कि माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा, दूसरा है दोस्तों माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा या दोनों के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि जो वनस्पतिक कार्य हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा संपन्न होता है। आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन ए 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि साइफास लार्वा का नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? साइफास लार्वा, नेम ऑफ द साइफास लार्वा इज, तो जो साइफास लार्वा है उसका नाम क्या है दोस्तों? एम्फीब्लास्टुला है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका यहाँ पर 19 नंबर का सही आंसर ए वाला है। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जिसमें पूछा गया है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन द स्पंज, स्पंजों में शारीरिक गठन है। तो स्पंजों में जो शारीरिक गठन होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा सर्कुलर ग्रेड, ठीक है। कोशिकीय गठन, स्पंजों में जो शारीरिक गठन है उनको कोशिकीय गठन कहते हैं, यानी सर्कुलर ग्रेड कहते हैं। सी आंसर करेक्ट उत्तर आपका है। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया एस्कान, क्वेश्चन क्या दिया गया? एस्कान टाइप्स ऑफ द कैनल सिस्टम इज फाउंड इन, एस्कान प्रकार की जो गुदा प्रणाली पाई जाती है। तो गुदा प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है भैया? आप ध्यान रखेंगे, गुदा जो प्रणाली है वो ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था द टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम इज, यानी कैलिथ्रिना, ठीक है। कैलिथ्रिना में नहर प्रणाली का प्रकार क्या है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो कैलिथ्रिना में जो नहर प्रणाली का प्रकार है वो क्या है दोस्तों? वो एस्कान है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है 22 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया आपसे द नंबर ऑफ टेंटल्स ऑफ ओबोलिया मडूसा इज, ओबोलिया मडूसा में स्पर्कों की संख्या कितनी है? तो ओबोलिया मडूसा में जो स्पर्कों की संख्या है उनकी संख्या है 16, इसलिए आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें दोस्तों पूछा गया कि स्टेटोसिस्ट एक संवेदी अंग है जो इसमें मौजूद होता है। तो इसमें क्या मौजूद होता है? 24 नंबर का आप लगा देंगे मेडुसा, मेडुसा मौजूद होता है। सो बी आंसर सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखेंगे ओबोलिया पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ओबोलिया इज, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा ओबोलिया क्या है, पॉलीमॉर्फिक है या टाइमॉर्फिक है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे टाइमॉर्फिक है, ठीक है। ओबोलिया इज टाइमॉर्फिक, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि हैप्लॉइड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबोलिया, ओबोलिया के जीवन इतिहास में अगुणित अवस्था कौन सी है? तो अगुणित अवस्था की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा गैमेट यानी युग्मक, ठीक है। युग्मक जो है वो ओबोलिया के जीवन इतिहास में अगुणित अवस्था का नाम है, यानी डी आंसर करेक्ट उत्तर है प्रश्न नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है जिसमें पूछा गया दोस्तों, जिसमें टेप वर्म के चूसने वाले पदार्थ किसके लिए होते हैं? तो ये चूसने वाले पदार्थ होते हैं वो आंत्र की दीवार से जुड़ाव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इन विच फॉर्म ऑफ द टीनिया पास थ्रू द फेकल मैटर ऑफ मैन, टीनिया मनुष्य के मल से किस रूप में से गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, टीनिया मनुष्य के मल से ये जो एक प्रकार का एसटी सर्कस होता है, एसटी सर्कस के रूप में गुजरती है, यानी कि आंसर डी 28 नंबर का डी वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा गया कि सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया, टीनिया का द्वितीयक मेजबान, तो टीनिया का जो द्वितीयक मेजबान है वो पिग है, ठीक है, सुअर। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 का सही उत्तर है। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें है कि एरिया ऑफ पॉलीफेरेशन इन बॉडी ऑफ टीनिया इज, टीनिया के शरीर में प्रसार का क्षेत्र, ठीक है। टीनिया के शरीर में प्रसार का क्षेत्र क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे नेक यानी कि गर्दन है आपका, ठीक है। यहाँ पर सी आंसर सही है, टीनिया के शरीर में प्रसार का क्षेत्र यानी कि गर्दन जो है वो फैलती है, ज़्यादातर प्रसार होता है गर्दन का, सो सी आंसर सही उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें टीनिया में जनसंख्या किसके बीच पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीनिया की बात हो रही है। तो टीनिया में जो जनसंख्या होती है दोस्तों वो नर और मादा टीनिया के बीच होती है, या विभिन्न प्रजाति के दो परिपक्व प्रोलोगेटिक के होती है। तो ध्यान रखेंगे विभिन्न प्रजातियों के दो परिपक्व प्रोग्लोटिक लिट के रूप में होती है।
तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, प्रगलोटिड। ठीक है, चलिए सी आंसर लगा दीजिएगा। 32 नंबर देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है टीनिया में जो शीर्ष है किससे संबंधित? शीर्ष इन टीनिया इज एसोसिएटेड विथ, तो ये एसोसिएटेड किससे है दोस्तों? ये एसोसिएटेड है आपके रिप्रोडक्शन से। किससे संबंधित है? रिप्रोडक्शन से, यानी जनन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। टीनिया में जब भी शीर्ष पूछा जाए कि संबंधित किससे, तो रिप्रोडक्शन आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नर और मादा एस्केरिस की पहचान की जा सकती है। तो नर और मादा की जो पहचान की जा सकती है दोस्तों, वो की जा सकती है, नर का पिछला सिरा घुमावदार होता है जबकि मादा का सीधा होता है। तो आंसर आप लगा देंगे सी वाला। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन, शरीर खंडित नहीं है। तो शरीर खंडित किस प्रकार से नहीं है? बिच्छू में, केचुआ में। बिच्छू में क्या शरीर खंडित नहीं है? बिच्छू में आप देखेंगे शरीर क्या है? खंडित है। केचुआ में भी धारी आप देखते हैं खंडित है। ठीक है, मच्छर में खंडित है, लेकिन जोंक आप देखेंगे जो स्केरिस होती है, स्केरिस, उसमें नहीं होता खंडित। तो आप डी लगा देंगे आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर है 34 नंबर का डी वाला ऑप्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लार जोक में मौजूद होता है? लार जोक में मौजूद कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा हिरुडीन हो जाएगा। हिरुडीन जो है इनमें लार जोक में मौजूद होता है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट उत्तर है 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया लीच में गुदा है। ठीक है, क्या पूछा गया है? एनएस इन लीच इज, पहला दिया गया अधर, दूसरा दिया गया पृष्ठीय, सी आंसर देखेंगे ब्रेटो लेटरल, और डी दिया गया है कि लेटरल। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा आपका डोरल। ठीक है, यहाँ पर आप डोर्सल हो जाएगा आपका आंसर बी, पृष्ठीय करेक्ट उत्तर है। लीच में गुदा पृष्ठीय होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है इन लीच हिरुडीनिया इज एक्सक्रेटेड बाई, जोक में हिरुडिन किसके द्वारा स्त्रावित होती है? तो जोक में जो हिरुडिन होती है वो स्त्रावित लार ग्रंथि के द्वारा होती है। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया कि ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन। ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन, तो ये फाउंड होता है दोस्तों कहाँ पर? ये फाउंड होता है आपका एनिलिडा में। ठीक है, एनिलिडा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन एनिलिडा। आंसर नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया कि झींगा के लिंग की पहचान इन उपांगों को देखकर वाह्य के रूप में की जा सकती है। तो सेकंड आपका हो जाएगा इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? देखिएगा बी वाला दिया गया है कि 1 मैक्सोलिपिडिस, या फिर सेकंड है चिलेट्स, तो ये भी नहीं होगा। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है इस क्वेश्चन में, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। 39 का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, जिसमें है कि झींगा का उत्सर्जक अंग, झींगा का जो उत्सर्जक अंग है वो क्या होता है? तो ग्रीन ग्लैंड, याद रखेंगे ग्रीन ग्लैंड क्या है? झींगा का उत्सर्जक अंग है। आंसर ए करेक्ट उत्तर है 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें है कि स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट विथ इन, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट विथ इन, तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ध्यान रखेंगे एंटेन्यूअल में प्रेजेंट होता है। डी आंसर आप लगा देंगे 41 नंबर का सही आंसर। अगला देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि झींगा में पैर चलना मौजूद है। तो झींगा में जो पैर की जोड़ी है चलने पर मौजूद, वो 5 पेयर है, यानी 5 जोड़ी। आंसर आप लगा देंगे डी आंसर यहाँ पर। चलिए अगला देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया आपसे कि टेगुमेंट्री ग्लैंड प्रेजेंट इन, टेगुमेंट्री ग्रंथि मौजूद है। तो टेगुमेंट्री जो ग्रंथि है वो मौजूद होती है डर्मिस में। यहाँ पर आप सर सी लगा देंगे, डर्मिस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टेगुमेंट्री ग्रंथि मौजूद कहाँ पे होती है? तो ध्यान रखेंगे आपका डर्मिस में होती है, सी आंसर लगाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मनी सेगमेंट इन सेफलोथेरिक्स, सेफलोथेरिक्स में कितने खंड होते हैं? तो सेफलोथेरिक्स में खंड की जो संख्या है वो 13 होती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, डी आंसर सही है 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, वेरिएशन एमंग द अपेंडेज बेस्ड ऑन, उपांगों के बीच भिन्नता के आधार पर है। तो जो उपांग है उनके बीच भिन्नता का जो आधार है
वो मूल रूप से क्या करती है, कार्य करती है, यानी फंक्शन है इसका, या अनुकूलन है, या स्ट्रक्चर है, या फिर मॉडिफिकेशन यानी कि परिवर्तन। तो इनमें से दोस्तों हम आप लगा देंगे उपांगों के बीच भिन्नता का जो आधार है वो इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। सी आंसर इसका करेक्ट उत्तर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नर झींगा को मादा से किसकी उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। तो नर झींगा को मादा की उपस्थिति की बात कर रही है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे पहले आंसर को, ए वाला, ठीक है, यानी सेकंड प्लियोपोड में विशिष्ट मुस्किलिना, यानी आंसर हो जाएगा ए करेक्ट उत्तर 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भोजनस का अंग उत्सर्जक अंग पूछा गया। भोजनस का उत्सर्जक अंग कौन सा है? ऑर्गन ऑफ भोजनस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, तो यहाँ पर हो जाएगा पीला। पीला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पीला जो है भोजनस का उत्सर्जक अंग क्या कहलाता है? पीला है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलास्का इज, मोलास्का में श्वसन वर्णक हैं, तो मोलास्का में जो श्वसन वर्णक का कार्य करता है वो हीमोसाइनिन करता है। कौन करता है भैया? हीमोसाइनिन करता है। आंसर आप लगा देंगे 48 नंबर का ए आपका सही उत्तर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन पिला, यानी कि पिला में श्वसन की विधि, ठीक है, पिला में श्वसन की विधि पूछी गई है। तो इसमें श्वसन की जो विधि है वो कौन सी होती है भैया? इसमें आप लगा देंगे दो विधि है, यानी हवाई और जलीय, ये दोनों होगी, ठीक है। तो बोथ हो जाएगा आपका, डी आंसर करेक्ट उत्तर आपका है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिला से ही पूछा गया कि फाइला है, यानी पहला क्या है? पहला है कि एक उभयलिंगी है या फिर एक लिंगी है, द्विलिंगी है। तो याद रखेंगे पिला जो होता है वो होता है आपका उभयलिंगी। आंसर ए करेक्ट उत्तर है 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है कि पाइला में निषेचन आंतरिक होता है तथा विकास होता है। तो पाइला में जो निषेचन आंतरिक है, लेकिन विकास जो होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है। तो इनमें इंटरनल होता है, ठीक है। ऑप्शन लगा देंगे ए आपका सही आंसर। इन पिला फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, ठीक है। आपका बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन रो ऑफ द रेडुला। एक पंक्ति में रेडुला के कितने दांत पाए जाते हैं? तो एक पंक्ति में जो रेडुला के दांत की संख्या है वो 7 है, इसलिए आंसर लगा देंगे आप डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि आस्फ्रेडियम इज द एसोसिएटेड विथ। तो आस्फ्रेडियम के साथ क्या होता है दोस्तों? तो ये साथ में आपका हो जाएगा घ्राण संवेदना, यानी ऑफलेटरी सेंसेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर है 53 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द सेल कॉइलिंग राइट हैंडेड इज नोन एज, यानी सेल कॉइलिंग राइट हैंड को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज, या ऑप्शन बी कह रहा है आपका कि डेस्ट्रल, सी ऑप्शन है सिनेट्रल, या नन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का आपका डेक्स्ट्रल। डेक्स्ट्रल आपका बी आंसर सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे भैया 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इडोनोडाटा संघ की है? तो इस संघ की जो इसकी संघ पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम इथियोनोड डर्माटा। तो इसमें से आप लगा देंगे आंसर नंबर बी, ठीक है। मीठा पानी, यूसी लोमेटा रियली रूप में सम्मित, ठीक है। यहाँ पर रेडली सिमेट्रिकल आप देखेंगे तो आंसर लगा दीजिएगा, सही उत्तर इस पर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि एनिमल विथ पेटामेरिस सेमेट्री, यानी कि पेटामेरिस सम्मित वाला जानवर कौन सा है? तो पेटामेरिस सम्मित वाला जो जानवर है दोस्तों उसको हम स्टारफिश कहते हैं। स्टारफिश इसमें सही उत्तर होगा, 56 का डी सही उत्तर है। अगला देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें नेम ऑफ द लार्वा ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश के लार्वा का नाम क्या है? तो स्टारफिश के जो लार्वा हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है बिफनेरिया, ठीक है। नेम ऑफ द लार्वा ऑफ स्टारफिश इज बिफनेरिया। आंसर नंबर डी सही है 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, जिसमें पूछा गया है कि एम्बुलेक्स प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो हम इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम
ठीक है, वाटर जल संवाहनी प्रणाली को हम एम्बुलेकल प्रणाली के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें है मधुमक्खी का मुख्य हिस्सा होता कौन सा है। मधुमक्खी का मुख्य हिस्सा पूछा गया है। तो मधुमक्खी का जो मुख्य हिस्सा होता है वो काटने का प्रकार दिया गया है, चबाने का प्रकार, तो ये बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ये दोनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। हम सी ऑप्शन को देखते हैं, चबाने और खाने का प्रकार, ये दोनों होता है। ठीक है, केवल ना तो ऐसा तो है नहीं कि मधुमक्खी केवल क्या करती है, काटती है, चुनने का प्रकार, चबाने और खाने दोनों। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट उत्तर है, 59 का सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी के विष का उपयोग किस उपचार के लिए किया जाता है। पहला दिया गया है काली खांसी। काली खांसी के लिए हम मधुमक्खी के विष का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा है नहीं। ना अल्सर के लिए करते हैं, सूजन, ठीक है, सूजन के लिए करते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सूजन, सी आंसर। ठीक है, 60 नंबर का सी आंसर करेक्ट उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, हमारे इस वीडियो को पहली बात तो लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल पर अगर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 61 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें शहद मक्खी का नृत्य मालिश में होता है। शहद मक्खी का जो नृत्य है वो मालिश किसके मालिश में किया जाता है। तो पहले भोजन का स्रोत, भोजन की दिशा, भोजन की समृद्धि या उपरोक्त सभी, तो आप लगा देंगे ऑल अबव। ठीक है, अगर शहद मक्खी अगर नृत्य कर रही है तो उसका आप क्या समझेंगे, वो जो उसकी मालिश है उसको इंक्लूड करते हैं भोजन के स्रोत, भोजन की दिशा और भोजन की समृद्धि के रूप में। डी आंसर आप लगाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि रॉयल जेली किसके द्वारा स्रावित होती है। तो रॉयल जेली जो है वो कार्यकर्ता जो मधुमक्खी है उनके द्वारा स्रावित होती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया कि गर्मियों के दौरान एक श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो लगभग 4 से 6 सप्ताह के बीच में होता है इनका जीवन काल, गर्मियों के बीच में। तो सी आंसर आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें है कि मधुमक्खी कॉलोनी में ड्रोन की क्या भूमिका है। तो मधुमक्खी कॉलोनी में ड्रोन का जो भूमिका होता है वो मेल विथ क्वीन के रूप में होता है। ठीक है, रानी के साथ नर। ओके, सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक आमतौर पर व्यावसायिक रूप में प्रयोग लाई जाती है। तो व्यावसायिक रूप में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाने वाली मधुमक्खी का नाम है वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा का प्रयोग आमतौर पर सबसे ज़्यादा व्यावसायिक रूप में लिया जा रहा है। डी यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर है 65 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मधुमक्खी पालन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बी कीपिंग। तो बी कीपिंग का जो सबसे प्राइमरी उद्देश्य है वो आपका है टू प्रोड्यूस द हनी एंड अदर बी प्रोडक्शन, यानी शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन करना आपका सही उत्तर होगा। 66 का बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया कि सिल्क वार्म लार्वा के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो सिल्क वार्म लार्वा के लिए भोजन का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा शहतूत के पत्ते। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे भैया 68 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट स्टेज ऑफ द सिल्क वार्म लाइफ साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन सिल्क, यानी रेशम कीट जीवन चक्र की कौन सी अवस्था रेशम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार इनमें से हो जाएगा प्यूपा, आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे भाई 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम कीट के लार्वा अवस्था के दौरान त्वचा के छूटने को क्या कहते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द सीडिंग फॉर द सिल्क वार्म सिल्क ड्यूरिंग इट्स लार्वा स्टेज। तो इस लार्वा स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है 69 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान देंगे भाई। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशम कीट पालन के लिए मुख्य पर्यावरणीय आवश्यकता क्या है। तो रेशम कीट पालन के लिए जो मुख्य पर्यावरणीय आवश्यकता है वो हाई ह्यूमिडिटी है। क्या भैया, उच्च आर्द्रता है। आंसर हो जाएगा 70 का ए करेक्ट। अगले देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें है कि विच स्टेज इन इंडिया इज नोन एज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लैक। भारत के किस राज्य को लाख का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका झारखंड सही उत्तर होगा। ठीक है, झारखंड आपका करेक्ट उत्तर होगा। झारखंड को लाख उत्पादन का सबसे
प्रमुख माना जाता है? सी आंसर करेक्ट उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला देखिएगा, द मेन मोड ऑफ द हार्वेस्टिंग लाख इनवॉल्व्स। लाख की कटाई का मुख्य विधि क्या है? लाख की हार्वेस्टिंग का जो मुख्य विधि है वो है स्प्रैकिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्क्रैपिंग, यानी कि बी आंसर आपका सही आंसर है। लाख की कटाई का मुख्य विधि क्या है? स्क्रैपिंग है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, और इसमें पूछा गया था कि लाख की खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती में आती है? पहला दिया गया कॉमर्शियल, दूसरा है इंडस्ट्रियल, या फिर सब्सटेंस, या फिर अर्बन। तो आप लगा देंगे वाणिज्य, यानी शहरी रूप, यानी माफ़ कीजिएगा वाणिज्य रूप में, कॉमर्शियल के रूप में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका इसमें है 74 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन लैक प्रोसेसिंग। कौन सी प्रक्रिया लाख प्रोसेसिंग के बाद शुरू नहीं की जाती है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन पहला देखिएगा, जिसमें पूछा गया है कि शुद्धिकरण, प्योरीफिकेशन, साइजिंग, बी आपका ऑप्शन सी है फर्मेंटेशन, और डी दिया गया मेल्टिंग। तो इनमें से पूछा गया था कि कौन सी प्रक्रिया लाख प्रोसेस के बाद शुरू नहीं की जाती। उसके बाद में आकार, यानी साइज का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बी आंसर आप लगाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि रेशम का धागा 5 तंतुओं से बनता है जो किससे चिपकते हैं? तो ये दोस्तों जो चिपकते हैं वो चिपकते हैं किससे? सेरिसिन से, सेरिसिन से चिपकते हैं, ठीक है। सी आंसर आपका सही उत्तर होगा। 75 नंबर का आंसर सी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें केंद्रीय रेशम उत्पादन संस्थान पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि रायपुर में स्थित है, दूसरा है राजपुर, बसंतपुर, माफ कीजिएगा बहरमपुर, और शिमला। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहरमपुर, केंद्रीय रेशम उत्पादन संस्थान जो है वो बहरमपुर में सिचुएटेड है। सी आंसर करेक्ट उत्तर है 76 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें है कि जलीय कृषि में मछली को मुक्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आच्छादित खिलाना, उनको चारा देने के लिए पूछा गया कि फिश को जो कॉमनली, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द फीडिंग फिश इन एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर में हाथ से खिलाना प्रयोग किया जाता है, हैंड फीडिंग, ठीक है। बी आंसर सही है 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है कि नियंत्रण वातावरण में मछली प्रजनन के लिए क्या शब्द है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द ब्रीदिंग फिश इज ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है स्टॉकिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर यहाँ पर स्नैपिंग, स्पॉनिंग, या फिश फार्मिंग यानी मछली पालन, या फिर जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर। तो करेक्ट उत्तर इसमें से आपका क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का फिश फार्मिंग, मछली पालन, ठीक है। मछली पालन सही उत्तर है 78 का, आपका आंसर सी करेक्ट उत्तर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग फिश इन एक्वाकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जलीय कृषि प्रभावित करती है? तो जलीय कृषि इसमें से प्रभावित कौन सी करती है? हम देखेंगे पहले ऑप्शन को, जिसमें है कि बैक्टीरियल गिल डिसीजेस यानी कि जीवाणु जनित रोग, दूसरा दिया गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, या खुरपका या मुंहपका। तो इनमें खुरपका मुंहपका होगा नहीं, स्वाइन फ्लू होगा नहीं, और इन्फ्लुएंजा नहीं भी होगा। इसमें जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल गिल डिसीजेस इसमें सही उत्तर होगा। सी आंसर सही है, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो 79 का, उस ए ऑप्शन सही है, जीवाणु जनित रोग। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया कि मत्स्य पालन में पानी की गुणवत्ता प्रबंधन का क्या योगदान है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे मछली की वृद्धि को बढ़ाने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, या मछली का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए। तो भाई सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑल ऑफ एबव करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इन पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में जब भैया बात होगी पानी की, तो आपको पता है मछली के जीवन संवर्धन के लिए पानी का स्वच्छ रहना सबसे ज़रूरी है, उनकी बीमारी भी ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए डी आंसर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 और 81 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार का तालाब मीठे पानी में मछली पालन के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला है मिट्टी का तालाब, कंक्रीट का तालाब, प्लास्टिक का तालाब, और डी दिया गया उपरोक्त सभी।
तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भैया। तो इनमें से हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। देखिएगा मीठे पानी तालाब पूछा गया, सामान्य प्रकार का तालाब मीठे पानी में मछली पालन के लिए तो मिट्टी का तालाब भी उपयोग है, कंक्रीट का तालाब भी सबसे ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक का तालाब इसमें होगा नहीं। उपरोक्त सभी फिलहाल इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मिट्टी का तालाब सर्वोत्तम होगा, आंसर ए इसका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि केचुआ कौन सी प्रजाति कृत्रिम पालन से सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आइसेनिया फेटिडा। ऑप्शन 20 में से करेक्ट उत्तर है 82 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला देखेंगे भैया 83 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि वर्मी कल्चर से प्राप्त प्राथमिक उत्पाद क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्मी कल्चर। तो कंपोस्ट यानी खाद सबसे इसका प्राइमरी जो है प्राथमिक उत्पाद जो है वर्मी कल्चर का वो कंपोस्ट है यानी खाद है। आंसर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ वर्मी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कल्चर का लाभ नहीं है। पहला है आंसर देखिएगा अपशिष्ट कम करना, दूसरा है कि मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, सी है सिंथेटिक उर्वरक का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर सिंथेटिक उर्वरक का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है, ये इसका लाभ नहीं है। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया कि वर्मी कंपोजिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जिस विधि का हम बात कर रहे हैं वो विधि है केचुओं द्वारा जैविक क्षरण। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86, और इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल फीड ऑफ ईट वर्म। निम्नलिखित में से कौन सा केचुए के लिए आदर्श आहार है। तो केचुए के लिए भाई आदर्श आहार की बार हो तो आप याद रखेंगे इसमें किचन सॉल्ट यानी कि रसोई का कचरा सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, द लाइफ साइकिल ऑफ द गंदी बग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेज। गंदी बग का जीवन चक्र कितने चरण से मिलकर के बना है। तो ये लगभग 3 चरण से मिलकर के बना है। आप आंसर लगा देंगे बी वाला, 87 का बी आंसर सही होगा भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा बहुत तेज़ी से हम आज बढ़े हुए क्लास में थोड़ा सा तेज़ी से लेकर के खींचे हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से हमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना है, उसके बाद में मॉडल पेपर देना है। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिससे DDU का भी डेट शीट नहीं आया है, राजा महेंद्र प्रताप का भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव ही होनी है तो इम्पॉर्टेंट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, और जो हमारे आगरा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं बॉटनी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनको आप देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंदी बग के लिए एक प्रभावी जैविक नियंत्रण एजेंट है। तो जैविक नियंत्रण एजेंट की बात हो रही है दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखेंगे आपका शिकारी घुन आपका सही उत्तर होगा। बी आंसर करेक्ट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें आपका है कि गंदी बग की जनसंख्या को प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सांस्कृतिक प्रथा क्या है। तो इनमें से सामान्य जो सांस्कृतिक प्रथा है वो कौन सी है, वो आपकी है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंट्रोल ऑप्शन यूज द अगेंस्ट गंदी बग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक नियंत्रण अक्सर गंदी बग के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नीम का ऑयल, नीम का तेल, या दूसरा दिया गया दोस्तों मेलाथियान, सी ऑप्शन है कि पायरेथोइडस, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो हम इन सब का उपयोग आमतौर पर करते हैं, डी आंसर लगा दीजिएगा सही उत्तर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें पूछा गया चावल की फसलों में जो गंदी बग संक्रमण का मुख्य लक्षण क्या है। तो उसमें मुख्य लक्षण ये है कि पत्तियां उनकी जो है कटी मिलेंगी आपको, ठीक है। धान की जो पत्तियां है वो कटी मिलेगी। अवरुद्ध विकास यानी कि जो विकास है वो बढ़ना रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। सी है अनाज का रंग बदलता, पीला रोग लग जाता है, पीलापन आ जाएगा उसमें। तो आप लगा देंगे भैया डी आंसर, उपरोक्त सभी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश सामान्यकृत प्रजातियों की औसत जो गर्भधारण की अवधि है वो क्या है।
तो इसके गर्भधारण की जो अवधि है दोस्तों वो लगभग 30 दिन यानी कि 1 महीना मानी जाती है। सो आंसर आप सी लगा देंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों का एक सामान्य कंत्रित कीट है। ठीक है, क्या पूछा गया है, कंत्रित कीट पूछा गया है भैया। अर्बन एरिया, तो इसमें से कॉमनली रोडेंट पेस्ट इन अर्बन एरिया, इनमें से गिलहरी दिया गया है। देखिए गिलहरी क्या हो सकता है, उदबिलाऊ, नार्वे चूहा, तो नार्वे चूहा ही हो सकता है क्योंकि चीप मंक, तो चीप मंक तो होगा नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं भाई ये चीप मंक क्या है। ठीक है, नार्वे चूहा का, चूहा मैंने सुना, सामान्य चूहा, नार्वे चूहा तो मैंने सुना नहीं, शायद नार्वे चूहा ही होगा। 93 का आप सी लगा दीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, कंटक कीट कौन सा है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पूछा गया है, कौन सा कृंतक अपनी प्रजनन क्षमता के लिए, कंकृतक अपनी प्रजनन क्षमता के लिए जाना जाता है जिससे अक्सर कीटों का प्रकोप होता है। तो अक्सर कीटों का जो प्रकोप होता है उसमें आपका हो जाएगा घर का चूहा। ठीक है, आंसर आप लगा देंगे हाउस माउस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें है कि दीमक किस प्रकार की सामाजिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो दीमक की बात हो रही है, सामाजिक संरचना, तो ये दोस्तों यूसोशल के रूप में होता है, यूसोशल के रूप में। यहाँ आप लगा देंगे आंसर नंबर सी, 95 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी दीमक जाति कॉलोनी में भोजन की तलाश और भोजन के लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार है, वर्कर जिम्मेदार है। ठीक है, 96 का आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, जिसमें पूछा गया कि दीमक रानी प्रतिदिन कितने अंडे देती है। तो दीमक रानी जो है वो प्रतिदिन लगभग 10,000 से लेकर के 30,000 अंडे देती है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दीमक नियंत्रण की विधि नहीं है। तो दीमक नियंत्रण की विधि पूछी गई नहीं है चारा प्रणाली। चारा प्रणाली क्या दीमक नियंत्रण की एक प्रकार की विधि है? नहीं, बिल्कुल ये चारा प्रणाली है भैया। दूसरा है कीटनाशक धूल, ये भी एक प्रकार का नियंत्रण कर सकते हैं। लकड़ी की नियमित धुलाई, ये भी कर सकते हैं हम, लकड़ी को धुले तो दीमक नहीं लगेगी। मृदा उपचार इसमें से शामिल नहीं है। डी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है 98 नंबर का डी। अगला देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा मच्छरों द्वारा प्रसारित प्राथमिक वेक्टर जनित रोग पूछा गया कि कौन सा है। तो मच्छर द्वारा जो प्रसारित प्राथमिक वेक्टर जनित रोग है वो इनमें से मलेरिया सबसे ज़्यादा प्रमुख है। बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई, इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा गया है कि मच्छर के जीवन चक्र के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो इनमें से जो चरण, पहला चरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, यही इसके 4 चरण हैं। यानी मच्छर के जीवन चक्र के मुख्य चरण, पहला आपका अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा वयस्क। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र था। इसके पहले हमने पेपर नंबर 2 को भी सॉल्व करा दिया है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक 2nd वाला आंसर की नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है उनके लिए दोनों क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों लगभग 60+ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। इसका PDF मैं दोनों का आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो में हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।